चलिए भाई, आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया। हाँ, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया। कुछ कारणों बस थोड़ा व्यस्तता हो गई थी। हम लोग कल की क्लास में मौर्य प्रशासन, है ना, मौर्य प्रशासन का हम लोगों ने डायग्राम खींचा था। तो थोड़ा सा आज आप लोगों को पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो भी समय रहेगा लिखवाऊंगा। हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था, मौर्य प्रशासन के लिए सबसे ऊपर तो मौर्य साम्राज्य है ना। मौर्य साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया है। प्रांत को मंडल में, और फिर इस मंडल को जिला में, जिला को स्थानीय, फिर इसे द्रोणमुख, फिर इसे खारबटिक, फिर इसे संग्रहण, और फिर अंत में ग्राम, है ना। कल हमने आपको डायग्राम खींचा था कि मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजा होता था। मौर्य साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत का प्रमुख आर्यपुत्र या गवर्नर कहलाता था। मंडल का मुख्य प्रशासक प्रदेष्टा कहलाता था। जिला को विषय आहार कहा जाता था, है ना। यहाँ का प्रशासक विषयपति कहलाता था। स्थानीय नामक प्रशासनिक इकाई 800 गांवों का समूह होती थी। द्रोणमुख नामक प्रशासनिक इकाई 400 गांव का समूह होती थी। खारबटिक नामक इकाई 10 गांव का, सॉरी, 200 गांव का समूह होती थी। संग्रहण नामक इकाई 10 गांव का समूह होती थी। यहाँ का अधिकारी या मुख्य प्रशासक गोप कहलाता था। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे निचली इकाई ग्राम थी, जहाँ का मुख्य प्रशासक ग्रामणी कहलाता था। ठीक है। तो जिस तरीके से प्रशासनिक विभाजन है, यदि आप कमोबेश ध्यान दें तो आज भी भारत में प्रशासनिक विभाजन की लगभग यही प्रणाली चली आ रही है। कमोबेश आज की भी डेट में भारत राज्य, उसके प्रदेश, प्रदेश मंडल में, मंडल जिला में, जिला तहसील में, तहसील ब्लॉक में, ब्लॉक ग्राम पंचायत में, ग्राम में, तो कम से कम एक खाका यहाँ का अभी भी कंटिन्यू दिखाई देता है। ठीक है। मौर्य शासन की सबसे प्रमुख विशेषता है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, यानी शासन का केंद्र बिंदु राजा होता था। ठीक है। और मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता है केंद्रीकृत शासन प्रणाली, यानी समस्त शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित थी। एक साल जानते हैं डिस्टर्ब करें तो। मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता है केंद्रीकृत शासन प्रणाली,
केंद्रीकृत, यानी कि संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था राजा के केंद्र के इर्द गिर्द घूमती है। प्रांतीय प्रशासक से लेकर ग्रामणी तक समस्त नियुक्तियां राजा द्वारा की जाती है ना। इन पदों से पदच्युत करने का अधिकार राजा का है, पदोन्नति देने का अधिकार राजा का है, पदावनति का अधिकार राजा का है। मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता है केंद्रीकृत शासन प्रणाली। दूसरी प्रमुख विशेषता, भारत में पहली बार मंत्रि परिषद, राजा को सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद का प्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और उसी अर्थशास्त्र से यह पता चलता है कि मंत्रियों को नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है। मंत्रि परिषद के अतिरिक्त ढेर सारे अधिकारी वर्ग भी होते थे। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है। ये तीर्थ कौन थे? केंद्रीय प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारी, उन्हें तीर्थ कहा जाता था। ठीक। और केंद्रीय प्रशासन में द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कुल 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। तो राजा की मंत्रि परिषद, 18 तीर्थ तथा 26 अध्यक्ष मिलकर केंद्रीय प्रशासन देखते थे। और भारत में पहली बार प्रांतीय प्रशासन की शुरुआत, यानी साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करने की शुरुआत मौर्य काल में होती है। अशोक कालीन 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ, उसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी। प्रासी प्रांत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अवंती प्रांत, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत, जिसकी राजधानी तोसल थी, है ना। तो मौर्यकालीन 5 प्रांतों का, इन प्रांतों में मंडलों का, मंडल में जिले का, इन सब का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। हाँ, जिले स्तर पर जो अधिकारी था, उसके पश्चात ये स्थानीय, द्रोणमुख और खारबटिक, यहां कौन प्रशासक होता था इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। हमने आपको डायग्राम में दिखाया है। जिला का मुख्य प्रशासक विषयपति है। संग्रहण नामक इकाई का मुख्य प्रशासक गोप कहलाता है। लेकिन इस बीच में जो तीनों प्रशासनिक इकाइयां हैं, स्थानीय, द्रोणमुख, खारबटिक, यहां किसी प्रशासक का उल्लेख नहीं मिलता। तो प्रश्न पूछा जाता है, जिला तथा ग्राम के मध्यस्थता करने वाला अधिकारी कौन होता था? तो ग्राम का ग्रामणी, ग्रामणी अपनी बात संग्रहण यानी गोप से पहुंचाएगा और गोप सीधे विषयपति यानी जिला के अधिकारी से बात करेगा, क्योंकि बीच में कोई अधिकारी वर्ग नहीं है। अब ये जो जिला का अधिकारी है अपनी बात मंडल के अधिकारी प्रदेष्टा से पहुंचाएगा, प्रदेष्टा अपनी बात प्रांत के गवर्नर से कहेगा, प्रांत का गवर्नर उस बात को सम्राट तक पहुंचाएगा, है ना। तो इस तरह से भारत में प्रशासन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था इस कालखंड में दिखाई देती है।
यदि हम नगर प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन का प्रथम उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही मिलता है। मेगस्थनीज की इंडिका में भी मिलता है। मेगस्थनीज की इंडिका को पढ़ने से पता चलता है कि मौर्य काल में नगर के प्रशासक को एस्ट्रोनोमोई कहा जाता था। एस्ट्रोनोमोई। और वो कहता है कि नगर का प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति अलग अलग विषय देखती थी। इस तरह कुल 30 सदस्यों वाली परिषद संपूर्ण नगर का प्रशासन देखती थी। ठीक है। मौर्य प्रशासन में गुप्तचरों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। गुप्तचर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। कुछ गुप्तचर ऐसे होते थे जो संस्थानों में नियुक्त कर दिए जाते थे कि आप वहां रहते हुए गुप्तचर के रूप में कार्य करेंगे। जैसे अगर वित्त विभाग का कोई कार्यालय है, उसमें सम्राट द्वारा किसी को क्लर्क के रूप में वहां अपॉइंट कर दिया जाता था। लोग सोचते थे कि यह क्लर्क है, लेकिन वस्तुतः वह गुप्तचर होता था। तो ऐसे गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संस्था। यानी कि किसी कार्यालय में नियुक्त एक स्थान पर रहते हुए गुप्तचर का कार्य करने वाला संस्था। दूसरे प्रकार के गुप्तचर थे संचरा। संचरा मीन्स भ्रमणशील, घूमने फिरने वाले। आपको लगता था कि यह भिखारी है, ये कलाबाज है, ये नर्तक है ना, ये पागल है, लेकिन वस्तुतः वह गुप्तचर के रूप में कार्य करते थे। ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है। आज बहुत ज्यादा वक्त नहीं है कि हम आपको बहुत चीजें बताएं। हम सोच रहे हैं कि आपको छोटी छोटी बातें बताएं, उन्हीं छोटी छोटी बातों को लिखाते चलें। तो जितना बताया हूं उतना लिखिए। हेडिंग डालिए, केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन। बोलें। मौर्य काल में शासन की राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। तथा केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा होता था। अगला फैक्ट, मौर्यकालीन प्रशासन पूर्णतः केंद्रीकृत था। अगला फैक्ट, अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद होती थी।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नगद वेतन दिया जाता था। नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है, हेडिंग डालिए, सॉरी, अगला फैक्ट। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है। जैसे पुरोहित, इसके सामने लिखिए प्रधानमंत्री। पुरोहित का मतलब कौन होता था? प्रधानमंत्री। फिर दूसरा समाहर्ता। समाहर्ता का मतलब है वित्त मंत्री। ठीक है। सन्निधाता। कोषाध्यक्ष। बातें समझ में आई? तो ये कुछ प्रमुख तीर्थ थे। ठीक। अगला फैक्ट। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में कुल 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। जैसे जैसे जो दो चार छह महत्वपूर्ण हैं, मैं लिखवा देता हूं। लक्षणाध्यक्ष,
लक्षणाध्यक्ष, टकसाल का निरीक्षक, टकसाल जानते हो, जहां से सिक्के ढाले जाते थे वहां का ये प्रमुख अधिकारी था। दूसरा, पौतवाध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण है। बाट माप तौल का निरीक्षक, सीताध्यक्ष, बहुत महत्वपूर्ण है। सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का प्रमुख, गणिकाध्यक्ष, वेश्याओं का निरीक्षक, मौर्य काल में वेश्यावृत्ति को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। वेश्याओं से भी टैक्स लिया जाता था। सूनाध्यक्ष, बूचड़ खानों का निरीक्षक, स्लाटर हाउस, जहां पशु का वध किया जाता था। स्लाटर हाउस, स्लाटर हाउस। अध्यक्ष, अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, आबकारी विभाग का निरीक्षक। आबकारी विभाग जानते हो ना, एक्साइज इंस्पेक्टर, आबकारी विभाग का निरीक्षक। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए प्रांतीय प्रशासन। बोलें, साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करने की शुरुआत मौर्य काल में हुई। अगला फैक्ट, मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहा जाता था। चक्र, प्रांत को चक्र कहा जाता था तथा प्रांत का मुख्य प्रशासक आर्यपुत्र
तथा गवर्नर कहलाता था। अगला फैक्ट, मौर्यकालीन 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। दो कॉलम बनाएंगे, प्रांत, राजधानी। यही राजधानी पूछी जाती है। तो नंबर 1, उत्तरापथ। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। नंबर 2, दक्षिणापथ। इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरि। नंबर 3, प्राची। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। चौथा प्रांत था अवंती। इसकी राजधानी थी उज्जैन। पांचवा प्रांत था कलिंग। इसकी राजधानी थी तोसले। तोसले। हो गया, नोट कर लिए। ये प्रांत और राजधानी आपसे टैली कराने को भी पूछता है और सिंगल सिंगल भी पूछता है। विशेषकर कलिंग और दक्षिणापथ की राजधानियां पूछी जाती हैं। अगला फैक्ट, उसी के नीचे अगला फैक्ट, मौर्य काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम कहलाती थी। तथा ग्राम का प्रशासक ग्रामणी कहलाता था। फैक्ट, मौर्य काल में ग्राम तथा जिला के मध्य गोप नामक अधिकारी गोप नामक अधिकारी मध्यस्थ का कार्य करता था। मध्यस्थ का कार्य करता था। ठीक है, हेडिंग डालिए नगर प्रशासन।
नगर प्रशासन। लिखिए, अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का मुख्य प्रशासक नागरक कहलाता था। नागरक। अगला फैक्ट, इंडिका के अनुसार नगर का मुख्य प्रशासक एस्ट्रोनोमोई कहलाता था। अगला फैक्ट, इंडिका के अनुसार नगर प्रशासन छह समितियों द्वारा संचालित होता था। तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पांच सदस्य होते थे। बस। अगली हेडिंग, गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था। लिखिए, यूनानी लेखक, यूनानी लेखक गुप्तचरों को ओवरसीयर्स कहते हैं। गुप्तचरों को ओवरसीयर्स कहते हैं। अगला फैक्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अगला फैक्ट, अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। नंबर 1, संस्था।
नंबर 2 संचरा। नंबर 1 संस्था, नंबर 2 संचरा। संस्था का मतलब है संस्थानों में नियुक्त गुप्तचर। संचरा का मतलब है भ्रमणशील गुप्तचर। क्लियर? तो चलिए आज इतना ही, शेष बातें मंडे को। ठीक है, थैंक यू।